वेलकम बैक। मैं लवकेश है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये आपका ईवीएस का जो था लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने कराया था, वही लास्ट क्वेश्चन है उस वीडियो का। ये आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे थे, उसे जाकर जरूर देखें ताकि आपके ईवीएस पेडागोजी में भी अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस भी करा रखी है। या आपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखें ताकि आप जो है आपका जो आपका सी टेट है या फिर कोई भी टेट एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुक से जागरूक करना। अब बच्चे को आप उत्सुकता जागरूक करोगे अपने वातावरण के बारे में और सामाजिक वातावरण के बारे में, ठीक है ना, प्राकृतिक और सामाजिक। ऐसा कैसे करोगे? आप पत्तों के अवलोकन करने के लिए क्या होगे कि बेटा जो जो स्कूल है, स्कूल के जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर पत्ते लगे पड़े हुए हैं जो टूट चुके हैं, पहले से तोड़ने नहीं है, टूट चुके हैं, उनको उठा के लेकर उनका अवलोकन करो, ठीक है, कि ये पत्ता अलग कैसे है दूसरे पत्ते से, ठीक है। बच्चा देखेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या, इससे क्या होगा कि जागरूकता होगी कि पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। टीचर भी बताएगा, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेगा, जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेगा। तो ये ऑप्शन तो है, और ये तो उद्देश्य है। अन्वेषण और गतिविधियों पर व्यस्त रखते हुए उनको अन्वेषण और गतिविधि में रखना है, खोजबीन करते रहे, एक्टिविटी करते रहे, चाहे ग्रुप में हो, है ना, चाहे वो इकलौता करे चाहे वो ग्रुप में करे, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का विकास है, और उसका संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए और मनोप्रेरणा कौशल का भी विकास होना चाहिए। तो ये भी एक उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन आपका, मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को नियम और परिभाषा बताना। तो ये नहीं करेगा टीचर, है ना। तो ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमें बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेके जाना है। नियम को बता देना या फिर परिभाषा रटवा देना, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आगे जाके बच्चे को बहुत दिक्कत होगी अगर ऐसा करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, और गलत वाला ही पूछा था। फोर्थ ऑप्शन आपका, जीवन और पर्यावरण के चिंता के विषय में मूल्यों को आत्मसात करने के लिए कहना, क्योंकि जीवन और पर्यावरण के बारे में चिंता बच्चे करें, है ना, और उसके मूल्य को समझे कि हमारा पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो गलत होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। आपको बताना है क्या उद्देश्य हो सकता है। देखो टीचर ने यहाँ पर हालांकि कर क्या रहा है, वो रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए, या फिर रियल टीचिंग एड बोल लीजिए, है ना, उनका यूज कर रहा है क्लास में। जैसे कि अभी हमने पत्ते का एग्जांपल लिया था, वो भी तो रियल ऑब्जेक्ट है, बच्चा उसे देखेगा, छुएगा, पहचानेगा, उसमें उसका अवलोकन करेगा कि पत्ती में कैसे कैसे डिजाइन है, ये पत्ती अलग है, इसका कलर अलग है। इसी तरह टिकट का लेकर आए हैं ताकि टिकट पर पता चल सके कि किसी व्यक्ति का चित्र छुपा हुआ है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे ये टिकट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है तभी तो लगाया जाता है किसी पार्सल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जब रेल नमूना दिखाया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी देना। भाई देखो, हम बच्चों को क्यों जानकारी देंगे, हमें ये चीज़ नहीं बतानी, हमें अभी इस लेवल तक हम पहुँचे ही नहीं कि बच्चों को हम जानकारी दें, ठीक है, और बच्चे की समझ से भी बाहर होगा कहीं ना कहीं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त रूपों का ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो ये हो सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल में वृद्धि करना, कि इससे कुछ बच्चे सीखेंगे और उनके कौशल में वृद्धि होगी। तो ऐसा भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें वास्तविक जानकारी, देखो वास्तविक जानकारी आ गई ना, ये के साथ बातचीत करने और अवलोकन करने, वो देखेंगे ना उसे, और उसे खाएंगे थोड़ी ना, उसे अवलोकन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और विकसित करने का अवसर देंगे कि बेटा देखो, ग्रुप बना के करा सकता है टीचर। 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया, 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, जितने क्लास में बच्चे उनके अकॉर्डिंग टीचर को जहाँ तक सहूलियत हो। तो रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा टीचर यहाँ पर, ठीक है ना, इसको लाकर। तो क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका उद्देश्य है, यही पूछा ना, उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, ये उद्देश्य है, टीचर इसका यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीज अंकुरण, मतलब बीज को आपने जमीन में खोदा या किसी गमले में खोदा, लगा दिया, कि अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। इस अवधारणा को आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे सिखाओगे? किसी वर्ग के बीज कैसे अंकुरित होते हैं? किसी वर्ग के साथ किसी पेड़ का होगा ना, किसी पेड़ का बीज कैसे उपजता है, ये है बात। बच्चों, अब पहला ऑप्शन देखा, दिखाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझा कर। दिखा दिया, प्रदर्शन कर दिया कुल मिलाकर, है ना,
बच्चे के सामने, तो प्रदर्शन इतना इफेक्टिव नहीं होता है ना। ये व्याख्यान कर दिया, प्रक्रिया को समझा दिया और प्रदर्शन कर दिया, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरणों को पेश करके, कि बेटा पहले हम बीज लेंगे, फिर एक गड्ढा लेंगे, मतलब गड्ढा नहीं, जहाँ पर मिट्टी है या कोई गमला उसे लेंगे, उसमें खोदेंगे, इसमें से डालेंगे, ठीक है, फिर इतने 7 दिनों तक इसका अवलोकन करेंगे, इसमें पानी गिरेंगे, फिर इसमें एक ऐसे, फिर एक पत्ती होगी, फिर इस पत्ती से ऐसे होगी, फिर ये बड़ा होगा, ऐसे करके ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है, ये उबाऊ हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चों को बीज बोने के लिए एक गतिविधि करने के लिए आप देंगे कि बेटा बीज लो और उगाओ। विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने के लिए कहेंगे कि तुम डेली देखो, सुबह उठकर पौधे को पानी देते समय कि पौधा कितना उगा है, बीज उगा या नहीं उगा, कितने दिनों में बीज में से एक पत्ती निकल कर आई है छोटी सी मट्टी के अंदर से, ठीक है। और उनके चित्र खींचने के लिए कहना। अब यदि कैमरा है, हमारा कुछ है, बच्चे के है ना पेरेंट्स के पास है, तो वो कर सकते हैं, नहीं तो उनका चित्र वो खुद ही बना सकते हैं। एक कि सर ऐसा, एक पहले दिन इतना था, अब पत्ती उग चुकी है, पत्ती में सब पेड़ निकलने स्टार्ट हो चुके हैं छोटे छोटे ना, अब ये इतना मोटा हो रहा है। इस तरीके से बच्चा चित्र बना सकता है अपने, जितनी उसको चित्र जितना अच्छा से बना सकता है उतना ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बीज अंकुरण की तस्वीर दिखा कर। तो ऐसा भी नहीं कि हम बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाएंगे, बेटा देखो ये फोटो है ना, ये पहला फोटो में ब्लैंक मिट्टी थी, अगले फोटो में 7 दिन बाद की फोटो है, इस फोटो में हल्का सा बीज उग रहा है, अगले फोटो में ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो ये इतना हो चुका है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसा भी नहीं करना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेलियों और पहेलियों सहित का एक उद्देश्य नहीं है, मतलब पहेलियों का है ना, कुछ हाइड नहीं, क्या बोलते हैं, कुछ पहेलियाँ दे रखी होती है, ठीक है ना, कुछ पहेलियाँ दे रखी होती है जो बच्चे को सोल्व करनी पड़ती है, आधी अधूरी सोल्व हुई होती है। तो पहला ऑप्शन, छात्र में महत्वपूर्ण सोच की क्षमता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन, छात्र में तर्क करने की क्षमता का विकसित करना। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो है नहीं वाला उद्देश्य, हाँ नहीं वाला है, मुझे लगा है वाला है, क्योंकि है वाला तो 2 निकल गए, नहीं वाला है। तो यहाँ पर छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। देखो उन्हें भ्रम में नहीं रखना कि हाँ भी इतनी बढ़िया पहेली है, ये कहाँ तक जा सकता है, कितनी गहरी बात है ये, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। तो ये उद्देश्य नहीं है। जिज्ञासा और रचनात्मक सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए, तो यहाँ पर ये भी है, बच्चे में जिज्ञासा पैदा होगी, वो ऐसी और पहेलियाँ सोल्व करेगा, उसका माइंड डेवलप होगा, ठीक है ना, रचनात्मक, अब वो अपनी पहेलियाँ भी बना सकता है छोटी लेवल की, जो उसका मेंटल लेवल है वैसे तो पहेलियाँ बनाएगा ही वो, लेकिन आप बड़े हो तो आप उन्हें सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो क्या पता ना भी कर पाओ। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन भी उद्देश्य है, सेकंड भी है, फर्स्ट भी, लेकिन थर्ड ऑप्शन इसका उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, ठीक है ना, अब पिकनिक पर लेके जा रहे हैं आप बच्चे को। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति आप बच्चों को नहीं दोगे, ठीक है, बताना। चिड़ियाघर में जानवरों की तस्वीर लेना, तस्वीर ले सकते हो, ठीक है ना, ले सकते हो, तस्वीर की बनानी है, लेकिन इतने पास से तस्वीर नहीं लेनी कि बिल्कुल जाल के बिल्कुल चिपक के खड़े हुए, जाल है और बिल्कुल यहाँ ही चिपक कर और हाथ इसमें अंदर हाथ बढ़ा कर, क्योंकि बीच में गैप भी होता है, जाल यहाँ पर है, बीच में ये ग्रिलिंग लगी हुई है और यहाँ पर ग्रिलिंग के पास आप यहाँ खड़े हो, तो हाथ आगे करके फोन गिर जाएगा आपका, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। दूसरा ऑप्शन है, चिड़ियाघर में जो देख रहे हैं, बच्चों का फोन है ना, वो तो गिरना ही है, चिड़ियाघर में जो देख रहे हैं उनकी तस्वीर बनाने के लिए अपनी ड्राइंग किताबें ले जाना। आप इसकी मना भी नहीं करोगे कि आप बैठ गए कि आप, अब कोई बच्चा है ड्राइंग में अच्छा है, ठीक है ना, और बच्चा वो चाहता है कि मैं ड्राइंग बनाऊँ वहाँ जाके, तो क्या करोगे आप, उसे मना नहीं करोगे इस चीज़ के लिए, भाई ठीक है जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, तुझे नहीं घूमना चिड़ियाघर में, ठीक है मत घूम, तुझे एक जानवर की चित्र बनानी है बैठ के, तो तू बना ले, तो आप उसे कहने से मना नहीं करोगे, लेकिन उसका ध्यान भी रखोगे। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाद्य सामग्री ले जाना। अब भैया ये बताओ, जानवरों को क्या वहाँ पर चिड़ियाघर के जो लोग हैं जो उनका रख रखाव कर रहे हैं, क्या उन्हें खाना नहीं देते, ठीक है, और खाना देते तो ना सही खाना देते होंगे। अब यदि आप कुछ खाना का सामान उन्हें देने जा रहे हो तो ये चीज़ गलत नहीं हो जाएगी, आप उन्हें खाने का सामान दोगे उन्हें दिक्कत हो गई तो यही मैटर है कि यदि आप बच्चे उन्हें कैंडी दे रहे हैं, चिंगम दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे उनको दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ें टीचर मना करें कि भैया देखो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकिन जाओ, जो तुम अपने लिए लेकर आ रहे हो वो ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन वाला, नहीं वाला पूछा था, तो नहीं वाला थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में पता लगाना। ये हो सकता है जो उनका रख रखाव कर रहा है जानवरों का, जो उन्हें खाना देता है सुबह शाम,
उससे आप बात कर सकते हो, टीचर से बोल सकते हो कि हमें उस व्यक्ति से बात कराए, हमें उसका थोड़ा सा सुनना है कि वो क्या क्या खाना देता है, उन्हें किस टाइम देता है, कैसा क्या हाथी क्या खाना पसंद करता है, शेर चीता भालू ये क्या खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी करने के लिए कह सकते हो, है ना। लेकिन जब सेकंड थर्ड ऑप्शन है जो आपका, वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए, वो आकलन में क्या होना चाहिए आपको बताना है। आकलन कौन करेगा? टीचर तो करता है आकलन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सतत असंरचित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना। अब जो टीचर ने जो अवलोकन किया है ना, जो आकलन किया है टीचर ने किसी बच्चे का, है ना, एक एक बच्चे का, हर बच्चे का क्या होगा, हर बच्चे के पेरेंट्स से मिलेगा, पेरेंट टीचिंग मीटिंग होती है, तो वो उनके साथ साझा करेगा अपने रिकॉर्ड्स को। अब बहुत बार होता है कि जो टीचर है ना, रिकॉर्ड्स को लिखता नहीं है, सिर्फ अवलोकन करता है, हफ्ते तक करता है अवलोकन, महीने तक करता है, बच्चों को पता भी नहीं होता कि मुझे देख रहा है, मेरा अवलोकन कर रहा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं वो भी SCRVE ऑब्जर्व कर रहा है मेरा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर जब PTA मीटिंग होती है तब बताता है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है ना, इस सब्जेक्ट में तेज है, EVS में, मतलब छोटे लेवल पे EVS होगी। तो ये हो सकता है, ये होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि हमें बच्चे पर ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, ये पेरेंट्स को पता चले। दूसरा ऑप्शन, हर सप्ताह औपचारिक परीक्षण और खेल का रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होना नहीं, औपचारिक परीक्षण नहीं, बच्चे दबाव में आ जाएंगे यदि हर हफ्ते लोगे तो। साल में एक परीक्षा होती है क्या, 2 बार मेरे ख्याल से, छोटे लेवल पे तो 1 बार ही होती है, शायद 2 बार होती है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, साल के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लेना नहीं। आकलन की बात हो रही है ना, प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों के तहत निर्धारण करना कि बच्चा पास हुआ या नहीं हुआ गृह कार्य में, तो ऐसा भी नहीं करोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो बेस्ट बैठ रहा है, सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका आकलन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को EVS की कक्षा में प्रदर्शन किया जा सकता है। और सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को EVS की कक्षा में क्या किया जा सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ये बच्चों को अपने दम पर जानने के लिए और अपने प्रेक्षण कौशल को अधिक विकसित करने के लिए किया जा सकता है। वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उनका, इसमें उनकी कक्षा से क्या मतलब, सरल प्रयोगों की बात हो रही है ना। थर्ड ऑप्शन है, विचारों रिकॉर्डों पर चर्चा करने और छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए। तो सरल प्रयोग, ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे बच्चा क्या कर सके, विचार कर सके उस चीज पर, उनका रिकॉर्ड कर सके, उन पर रिकॉर्ड के बाद उन पर चर्चा कर सके, छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर टिप्पणियां का विश्लेषण कर सके, ठीक है। तो ये चीज आंसर होगा। प्राइमरी लेवल पर यही किया जाता है, ठीक है। छात्रों को नियंत्रित करने और कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरल प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सरल प्रयोग किस लिए किया जाता है क्लास में, प्राइमरी लेवल पर, ताकि बच्चा ये सब चीज़ें कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है। विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए कक्षा कार्य के बाद हर दिन गृह कार्य में असाइनमेंट दिए जाने की जरूरत है। बेटा असाइनमेंट हर दिन नहीं दिया जाता, होमवर्क दिया तो जा रहा है, असाइनमेंट किस लिए फिर, नहीं असाइनमेंट नहीं देना। असाइनमेंट कार्य मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, नहीं, कार्य के मूल्यांकन का एकमात्र तरीका नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी की खोज के लिए अपने विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। अब असाइनमेंट में क्या होता है, यदि आपने असाइनमेंट देंगे तो आपको पता होगा, वैसे तो कॉपी पेस्ट मार देते हैं बच्चे एक दूसरे का असाइनमेंट, लेकिन असाइनमेंट में ही होता है कि टीचर क्वेश्चन देता है बच्चों को, ग्रुप्स में देता है, ठीक है ना। कि पहले ग्रुप ये क्वेश्चन करेगा, पहले ग्रुप के ये 10 क्वेश्चन है, दूसरे ग्रुप के ये 10 क्वेश्चन है, तीसरे ग्रुप के ये 10 क्वेश्चन है, चौथे ग्रुप के ये 10 क्वेश्चन है। अब हर बच्चे के क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन इनके जो सॉल्यूशन है ना वो सेम नहीं होने चाहिए। यदि वो सॉल्यूशन सेम हुए तो इन्हें काट देगा। आपकी मेंटलिटी चेक करता है टीचर कि आपका विचार कैसे करते हो, आप किस इस क्वेश्चन का आंसर आपने ये क्यों दिया, आपने क्या सोच कर दिया, तो बच्चे की थिंकिंग के बारे में पता चलती है, ठीक है ना। तो असाइनमेंट का मतलब तो ये होता है कि बच्चा अपनी तरफ से आंसर लिखे, ठीक है ना, कहीं गूगल से किसी अपने फ्रेंड का कॉपी ना करे, अपनी जो उसको समझ बन रही है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करे, मतलब असाइनमेंट बनाए, असाइनमेंट में आंसर करे क्वेश्चन का। तो थोड़ा ऑप्शन आपका ठीक होगा, और सभी और ऑप्शन आपके बेटर है नहीं। माता पिता भाई बहन अपनी योग्यता के अनुसार असाइनमेंट कर सकते हैं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नक्शे को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल है। अब नक्शे को पढ़ने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है।
उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग, देखो ड्राइंग और पेंटिंग आनी चाहिए लेकिन नक्शे में ये इंपॉर्टेंट नहीं होती बिल्कुल भी। एक दुनिया पर गणना और स्केच पदों का उपयोग करने की क्षमता, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्वेश्चन है ना, इसमें नहीं तो नहीं है, ठीक है। अर्थपूर्ण क्षमता से बाहर आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, मैप में संचार कौशल ये भी नहीं होगा। स्थानों, दूरी, दिशाओं के संबंधों की स्थिति को समझने की क्षमता। मैप में क्या होता है, मैप में दो स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, लेकिन जो रियल में दूरी है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से मैप को पढ़ना आना चाहिए। दिशा कौन सी है, नॉर्थ ना साउथ, ये पता होना चाहिए। ये और क्या स्थानों, वहां पर सिंबल भी तो होता है मैप में आपकी, ये कार का सिंबल है, इस तरीके से कार बनी पड़ी है यदि बच्चे की क्लास की है तो, ठीक है ना। ये कार लग नहीं रही लेकिन कार जैसे बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल्स का भी जानकारी जो है स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। पेड़ की, अगर कोई पेड़ है बीच में तो पेड़ की जानकारी भी बच्चे को होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को समझ आनी चाहिए, ऐसी क्षमता बच्चे में होनी चाहिए। नक्शे का पढ़ने की आवश्यक क्वेश्चन 4th ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायक है। अब पता क्या होता है, ईवीएस की कक्षा में यदि मतलब क्लास में यदि आप बच्चों को सिर्फ ऐसे ही दे दोगे कि हाँ ये होता है, जैसे बड़ी क्लास में होता है, ये पैराग्राफ टाइप में दे दिया, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। साइड में बड़े छोटे बड़े बड़े चित्र भी होते हैं, आपने देखा होता है छोटे बच्चों की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी और कविता में क्यों दी होती है, ताकि बच्चे जो राइम होता है राइम करके पढ़ सके, जो एक रिदम में पढ़ सके बच्चे कविताओं की। इस तरह एक रिदम होता है ना, आपने यदि पढ़ी हो तो एक बारिश के ऊपर कहानी है, एक कोए की कहानी की, कोयल के अंडे खाने होते हैं इस तरीके से। तो कोयल की कहानी की मैं इस तरीके से जाऊंगा लोहार के पास, मतलब कुम्हार के पास जाऊंगा, घड़ा में बनवाऊंगा, इस तरीके से 3rd क्लास में कहानी है। तो क्या है, बच्चा एक रिदम में पढ़ता है ना, उसको पढ़ने में मजा आता है। अच्छा, पढ़ने में मजा आएगा तो किताब पढ़ने लगेगा। तो यही मोटिव है कि हमारा, कि हम बच्चे को पढ़ाने की तरफ बढ़ा सके। पाठ सुखद और रोचक बनता है, ये ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, ये हो सकता है। स्थानीय से वैश्विक, छोटी क्लास में आपके घर के पहले परिवार का चैप्टर है, फिर स्कूल का चैप्टर है, फिर पड़ोस का चैप्टर है, फिर खेल के चैप्टर है, फिर घर का चैप्टर है, जानवरों चैप्टर है, मतलब आपसे रिलेटेड है ना ये चैप्टर जो भी है, ये एक ही अवधारणा से निकल लें इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे आप 4th क्लास में आते हो तो इसका दायरा बढ़ने लगता है, अब आप इससे और दूर जाने लगते हो, ठीक है ना, राज्य स्तर पर। फिर आप इससे और दूर जाने लगते हो, जब आप 8th क्लास में आते हो या फिर 7th क्लास में आ जाते हो या 12th क्लास में आ जाते हो तो आप विश्व के स्तर पर चले जाते हो, यहाँ पर दूर पहुँच जाते हो। तो ये है स्थानीय से वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति कैसी है, उनमें कल्पना करने की, अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, कहानी और कविता का यूज़ करते हैं। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता की देखभाल के लिए नहीं भैया, ऐसा नहीं करते हम। 4th ऑप्शन है, सही दिशा में छात्रों की ऊर्जा को लगाता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन आपका 2nd ही बन रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों को ईंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताने के लिए शिक्षक कर सकते हैं। अब ईंधन के विभिन्न प्रकार को बताने के लिए टीचर क्या कर सकता है, एक चार्ट पर ईंधन की तस्वीरें दिखाना, ये नहीं होगा। अच्छा देखो, पता है ईवीएस में क्या माना जाता है कि हम बच्चों को ना इन्वॉल्व करें एक्टिविटी में, है ना, पार्टिसिपेशन जरूरी है बच्चे का ईवीएस में। तो हम ऐसी एक्टिविटी या फिर ऐसा कार्य देंगे बच्चे को, या तो वो ग्रुप में करे या एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाए अपना, ग्रुप में भी और सिंगल भी। तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को विभिन्न ईंधन की सूची बनाने के लिए कहना। अब बच्चे सूची बनाएंगे, गलत भी बना सकते हैं, सही भी बना सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी, क्योंकि उनकी समझ में से एक गाड़ी है 4 पहिए की और एक बाइक है, साइकिल में हवा गिरती है, वो ये बोल देंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाना। अब कक्षा में ईंधन के नमूने लाना खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एक लघु फिल्म के माध्यम से बच्चों के साथ उन संभावित प्रकार के ईंधनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटी फिल्म दिखाओगे कि बेटा देखो, पेट्रोल होता है, ठीक है ना, ये गाड़ी में भी गिरता है, ये बाइक में भी डालता है, डीजल गिरता है, आपके जो ट्रक होते हैं मेरे ख्याल से ट्रक्स में आपका डीजल गिरता है, जो ट्रैक्टर होता है उसमें डीजल जाता है, ट्रेन होती है, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इलेक्ट्रिकल कार भी आ सकती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, पहले ट्रेन कोयले से चलती थी। तो आप ऐसे संभावित जो है इन पर चर्चा कर सकते हैं।
फिर बच्चा ही बताएगा जब आप चर्चा करोगे कि हाँ सर मैं तो बैठा हूँ बस में, सर मैं बाइक में बैठा हूँ, मेरे घर में बाइक है, साइकिल में सर मैं हम हवा गिरते हैं, सर हम रेलगाड़ी में बैठे हैं लेकिन रेलगाड़ी पता नहीं है कि कैसे चलती है, हाँ सर हमने मालगाड़ी में देखा था धुआं वापस निकलता है। इस तरीके से बच्चे कुछ ना कुछ तो बताएंगे आपको, अपने अनुभव साझा करेंगे। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया ना बच्चों का, कहाँ गया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया ना यहाँ पर। जिसका उपयोग खाना पकाने चर्चा कर जिनका उपयोग खाना पकाने, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अब आप ये भी बताओगे खाना पकाने के लिए कौन से यूज़ किए जाते हैं, क्या आपके घर में चूल्हा जलता है ना, या फिर आपके घर में एलपीजी गैस का यूज़ किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, कोयले का यूज़ किया जाता है ना, कोल का यूज़ किया जाता है, या फिर आपका हाइड्रो वाटर का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर का आप बताओगे नहीं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है। आप बस ये बताओगे पानी से भी बिजली पैदा की जा सकती है, तो इस बच्चे को एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी और वो कहीं ना कहीं पूछेगा घर में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देते हुए शिक्षक को यह फायदा होगा। एक ईवीएस कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देते हुए, मतलब हर इंडिविजुअल बच्चे का जो अनुभव है ना उसको एक टीचर जो है महत्व देगा। शिक्षक को यह फायदा होगा, क्या फायदा होगा, बच्चों के अनूठे अनुभव को पता लगाना, ये हो सकता है राइट लगा देते हैं। बच्चों की भाषा और संचार कौशल में सुधार करने के लिए सहायता, ये तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों के विषय को अनुभवात्मक दुनिया से संबंधित करना और बिंब और अधिगम को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ना आपका ऑप्शन नंबर ज़्यादा बेटर है आपके फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, तो इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि अनुभव आगे ना बच्चे के जो अनुभव है ना उसे दुनिया से संबंधित करना। जब बच्चा देखता है कि मेरे अनुभव इस दुनिया से रिलेटेड है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे संबंधित है, तो वो उसके माइंड में ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टाइम तक स्टेबल हो पाते हैं, ठीक है ना, एक मेमोरी में फीड हो जाता है उसके दिमाग में, और उससे क्या होता है उसका अधिगम बढ़ता है। अब जो अधिगम उसके दिमाग में फीड हो गया उससे रिलेटेड वो 4 चीज़ें और सीखेगा, वो भी फीड हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसका एक स्कीमा बन जाएगा इन चीज़ों को लेकर, अलग जानवरों को लेकर हो गया या किसी भी चीज़ को लेकर हो गया। तो जो थर्ड ऑप्शन आपका वो ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, अपनी ऊर्जा को बचाना, क्योंकि बच्चे बात करना पसंद करते हैं अपनी, अच्छा क्या करेगा, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, हाँ, निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्कूल में ईवीएस शिक्षण के उद्देश्य में से एक प्रतिनिधित्व करता है। 3 प्रतिनिधित्व नहीं करते होंगे, या तो आप उस 3 को हटा दीजिए या आप एक ढूंढ लीजिए, आपकी मर्जी है। शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्द परिभाषा के बारे में बताने के लिए, गलत, ये उद्देश्य नहीं है ईवीएस का। ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करने के लिए, ये भी नहीं है। और भी पढ़ लेते हैं। पुस्तकों के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करने के लिए, ताकि वे अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ सकें। तो देखो आप बता दो सूची की, ये किताब पढ़ लो बेटा ईवीएस की, ये किताब पढ़ लो, घर पे ये बुक है ये पढ़ लो ईवीएस की, आपके हो तो, है ना, लाइब्रेरी से ये बुक ले लो, है ना, पेरेंट्स से बोलो, बाल साहित्य पढ़ लो, बच्चा कतई नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, जब तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, जब तक आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ है, बाहर की दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ने के लिए, ये उद्देश्य है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है ईवीएस को पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पर। ये उद्देश्य है कि बाहर की दुनिया के अनुभवों को बच्चे के साथ जोड़ो, क्लास में लेके आओ और इससे बच्चा सीख पाएगा। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल कक्षा 5 के छात्रों के लिए राजस्थान की एक शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई। यात्रा के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा होगी। अब आप क्या समझते हो कि बच्चे जब यात्रा पर जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर, उन्हें खुद में आनंद देना है, कि भैया बच्चे तो मौज कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कुल मिला के बात है कि इंजॉय कर रहे हैं। उनको मतलब ना इस चीज़ से कि वो किसी शहर की एजुकेशनल ट्रिप है ये, तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन है, उन्हें गौर से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए और अन्य छात्रों और शिक्षक के साथ अपने निरीक्षण को साझा करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका बहुत एक्यूरेट है यहाँ पर, क्योंकि बच्चा खुद कर रहा है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रही है बच्चे की, खुद सीख रहा है, तो यही तो चाहिए हमें, बच्चा अवलोकन करे, निरीक्षण करे, नोट्स बनाए उससे रिलेटेड कि हमने वहाँ जाकर क्या देखा। जब वो नोट्स बनाएगा ना तो उसके एक तो वो खुद देख रहा है चीज़ों को, खुद नोट्स बना रहा है, तो उसके माइंड में ना बहुत लंबे टाइम तक उसकी मेमोरी में ये फीड हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन है, उन्हें सवालों को लिखना चाहिए यदि कोई हो, और घर पहुंचने पर माता पिता से पूछना चाहिए।
ये इतना इफेक्टिव नहीं जितना सेकंड ऑप्शन है। बिना सवाल पूछे उन्हें सब कुछ निरीक्षण करना चाहिए। भैया सवाल तो पूछेगा बच्चा, सिर्फ निरीक्षण करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सवाल भी बनते हैं जब निरीक्षण करते हैं तो कि यार ऐसा ही क्यों हुआ, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही सही बैठ रहा है, जो कि आपका सही आंसर है। दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस शिक्षण में जब आपको लगता है कि छात्र सबक में रुचि नहीं ले रहे, मतलब यार ये सबक नहीं होगा, ये कुछ टाइपिंग कर रहा है, छात्र टॉपिक होगा, टॉपिक मान लेते हैं, ठीक है ना, या सब्जेक्ट मान लेते हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? विषय को दिलचस्प बनाने के लिए ऑडियो विजुअल का प्रयोग करें। विषय तुरंत बदल दे, देखो बदलना नहीं है, क्या आप हमेशा बदलोगे? जमीन में खेलने के लिए बच्चों को बेहतर बाहर ले जाएं, मतलब क्लास को बाहर बच्चों को जो है आप खेलने के लिए बाहर लेके जाओगे, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, उनसे कहें कि वे डेस्क अपने सिर रख कर आराम करें, मतलब डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। तो ऐसा नहीं करने के लिए क्या होगा, ये भी नहीं करोगे। फर्स्ट ये ऑप्शन आपका बचता है। ये बच्चे बोर हो रहे हैं, मतलब बोर हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ऑडियो विजुअल जो आप टीचिंग एड है उनका यूज़ करोगे, रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे, पेपर या क्ले से या फिर हार्ड बोर्ड या कार्डबोर्ड से बने हुए ना, गत्ते के बने हुए जो आपने टीचिंग एड बनाए हैं उनका यूज़ करोगे और बच्चे को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन करें। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो इन वीडियो को जाकर जरूर देखो, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस चैनल पर आने वाले और जो सब्जेक्ट के जो पेडागोजी है, साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट की जो क्लासेस है, वो वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और आप अपने CTET में, CTET नहीं, आप किसी भी जो रिट एग्ज़ाम है, आप कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।